तो डेल्टा वी इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ ई इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी आर। तो अगर हम इसको पोटेंशियल डिफरेंस को लिखेंगे तो यहाँ लिख देंगे वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, है ना। मैंने कहा था इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला था, वहां पर लगाएंगे जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी तो फॉर्मूला हो जाएगा, शायद याद हो आपको, डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर। सिंपली डायरेक्ट कर देंगे। अगर फील्ड कांस्टेंट है तो ही लगाएंगे, ये वेरिएबल है तो ये लगाएंगे। ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वेरिएबल है तो ये लगाएंगे, ये लगाएंगे। और अगर यहीं पर अगर इलेक्ट्रिक यहाँ पर पोटेंशियल कांस्टेंट होता तो फॉर्मूला हो जाता E इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर। या कई जगह मान लो कहीं पर, बेटा ध्यान देना क्योंकि आगे चैप्टर में इसकी इस फॉर्मूले का काम आएगा। ये फॉर्मूले में दोबारा इसी वजह से बता रहा हूँ बेटा। तो देखो जरा यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि कैसे हम लोग इसको मैनेज करें, कि अगर दो प्लेटों के बीच में कभी भी हमें बेटा वी पोटेंशियल हो। शुभम, मेरी आवाज सुन पा रहे हो बेटा? शुभम, यस सर। तबीयत खराब थी क्या बेटा आपकी? काफी दिन से कुछ प्रॉब्लम थी आपको? नो मैंने सर। देखा नहीं। एवरीथिंग इज ऑल राइट? यस सर। चलो अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा है। देखो भाई, सब लोग स्वस्थ रहें, मेरी तो यही एक इच्छा है। वरना मैं क्लास भी, मतलब मुझे भी कम थोड़ा मजा आता है, ऐसी बात नहीं, बहुत मजा आता है ऑफलाइन क्लास लेने का बेटा। लेकिन आप लोग देखो, देख रहे हो कि यार हालत बहुत ही गंभीर है। आप लोग हो तो फिजिक्स है, तो केमिस्ट्री है, और ये तो मैथमेटिक्स है। आप ही नहीं रहोगे तो बात खत्म हो जाएगी। तो इसी वजह से मैंने अभी ऑफलाइन ही मतलब ऑनलाइन ही रखा है। तो थोड़े दिन जैसे ही हालत सही होगी मैं तुरंत आपको मतलब ऑफलाइन बुलाऊंगा, ठीक है। तो सभी लोग घर पे रहें, स्वस्थ रहें, बाहर ना जाएं, कहीं भी कोई जाने की जरूरत नहीं है। घर में आप रहें, दोस्तों से बात कर लें, फोन कर लें, घर वालों के साथ रहें। खैर, तो ये फॉर्मूला जो है E इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा, जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट होता है तो लगा देते हैं। कभी कभी एक फॉर्मूला लिख देते हैं कुछ लोग, E इक्वल टू वी बाई डी। ये भी वही फॉर्मूला है, लेकिन ये वाला जो फॉर्मूला लगाया गया है ये तब है, मान लो कहीं यूनिफॉर्म फील्ड है। अगर यूनिफॉर्म फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट है, मतलब यूनिफॉर्म है, फिर आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। हर जगह नहीं लगाओगे। अगर वेरिएबल हुई इलेक्ट्रिक फील्ड तो इन फॉर्मूलों के पास जाने पड़ेगा, डिफरेंशिएशन के पास। अगर आप लोगों ने 11th क्लास थोड़ा सही से पढ़ा तो आपको टीचर दो बातें बताता है, एक एवरेज वैल्यू और एक होता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। जब भी आप डिफरेंशिएशन करते हो, जैसे डीवी बाई डी टी वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज, याद करो एसेलरेशन होता है। अगर हम 11th क्लास की बात करें, अभी की बात नहीं कर रहा हूं, थोड़ी देर के लिए 11th क्लास पे आपको हल्का सा याद दिलाता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा यार। एक होता है एसेलरेशन का फॉर्मूला डीवी अपॉन डी टी, ठीक है। और एक फॉर्मूला हो सकता है ए इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। ए इज इक्वल टू डीवी अपॉन डी टी, ए इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। डीवी अपॉन डी टी ए इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। ये जब डिफरेंशिएशन इस्तेमाल होता है ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू, और ये वाली वैल्यू एवरेज वैल्यू है। ठीक है, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, ये एवरेज वैल्यू है। ठीक है। अब मैं ये बातें यहां पर क्यों बता रहा हूं, बताता हूं क्यों। एक्चुअली बेटा, जब भी कोई टीचर डीवी बाई डी आर करता तो ये किसी इंस्टेंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, और जबकि वो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर कर रहा है तो ये एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड उस स्पेस में पूछ रहा है, उस रीजन में, उस जोन में पूछ रहा है। ठीक है। तो मैंने कल ऐसे क्वेश्चन दिखाए थे जिसमें वेलोसिटी पोटेंशियल पार्शियल डेरिवेटिव करना सिखाया था आपको, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई थी उसका इंटीग्रेशन करना सिखाया था मैंने आपको। इतनी सारी हम लोगों ने चर्चा करी थी पहले भी। ठीक है। तो अब बात आती है, आज कौन एब्सेंट है?
एक ये हो गया। तो एवरेज तो एवरेज वैल्यू, तो ये जो डिफरेंशिएशन वाला है ये इंस्टेंटेनियस बताता है और ये वाला एवरेज बताता है। तो ये लास्ट टाइम हम लोगों ने ये फॉर्मूले पढ़े, ठीक है। अब देखो मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ। सीबीएसई ने एसएल अरोड़ा बुक जो है आपकी सीबीएसई की, उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसे कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी हुई है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनी हुई है बच्चों, यहाँ लिखा 400 वोल्ट पर मीटर। ये 400 वोल्ट पर मीटर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है इधर की, ठीक है। यहां पर एक पॉइंट ए है, यहां पर एक पॉइंट बी है, और यहां पर एक पॉइंट है सी, ठीक। ये वाली दूरी 4 है, ये वाली दूरी 3 है मीटर। ध्यान देना, आपसे क्या पूछ रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस ए और सी के बीच में बताओ, वी ए माइनस वी सी की वैल्यू बताओ। जबकि डायग्राम देखना ध्यान से, क्या दिया है डायग्राम देखो। डायग्राम दिया इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, इधर की तरफ कुछ यूं है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका मैग्नीट्यूड ये है, और आपको ए और सी के बीच में पोटेंशियल पूछा है। फील्ड यूनिफॉर्म है तो अच्छा बताओ, फील्ड यूनिफॉर्म होती तो हम पोटेंशियल का ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर। डी होता है डिस्प्लेसमेंट। अब आपसे कहां से कहां पूछा गया है, कह रहा देखो ए से सी, ये देखो वी ए माइनस वी सी का मतलब फाइनल पॉइंट कहां पर, ए पर पहुंचना है, इनिशियल क्या है सी पर। या आप उल्टा निकाल लो, ए को इनिशियल मान लो और फाइनल सी पे चलना, ठीक है। आप भूल जाओ कि क्या वो पूछ रहे हैं, ए को इनिशियल माना और सी पे चले गए, ए सी ये हो गया, ठीक है, ए सी। अब हम एसी वेक्टर को ही, ये जो एसी वेक्टर है ना, इसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं, यही है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये जो डी वेक्टर है, इन्हीं दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इसी को हम लोग डी वेक्टर लिख रहे हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जरा देखो डी वेक्टर बनाने के लिए इधर हमें 4 दूरी चलनी पड़ेगी एक्स एक्सिस में, और 3 दूरी नीचे की तरफ चलनी पड़ेगी। तो अगर हम इसको वेक्टर बनाएं, एसी दूरी को वेक्टर बनाएं, तो मैं लिखूंगा एक्स एक्सिस के लॉन्ग कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, 4i कैप। देखो एक्स एक्सिस के लॉन्ग 4 दूरी तय करनी पड़ेगी, और इधर कितनी चढ़ी, नीचे कितनी गए 3 मीटर, तब आप सी पे पहुंच गए। लेकिन नीचे जो 3 गए वो वाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में गए, तो दैट इज दिस वन। तो ये आ गया हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। ठीक है, तो AC वेक्टर हो गया डी वेक्टर इक्वल टू 4i प्लस 3 माइनस जे कैप, ये हो गया। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आ गया 400, और एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में देखो इधर की तरफ, तो दैट इज आई कैप। अब आपने क्या पॉइंट इनिशियल माना है, ए को इनिशियल माना, फाइनल सी को माना है। याद करो ये जो डेल्टा वी का फॉर्मूला होता था, ये होता था बच्चों वी फाइनल माइनस वी इनिशियल माइनस ऑफ ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जरा देखो, ये है 400 आई कैप, और डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ, डी वेक्टर के साथ। डी वेक्टर कितना है 4i प्लस 3 माइनस जे कैप। ध्यान दो यहाँ आई है तो यहाँ भी आई है, तो इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 1600। आई डॉट आई 1 हो गया, लेकिन यहाँ जे है नहीं और यहाँ है, मतलब यहाँ लिखा होगा 0j। 0 का मल्टीप्लाई अगर 3 के साथ होगा तो आंसर क्या हो जाएगा 0, इसलिए हमें जे वाला पार्ट लिखने की जरूरत नहीं है, हमने सिंपली डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट कहता है आई का आई के साथ मल्टीप्लाई करो और जे का जे के साथ, तो आई है 400 और यहाँ आई है 4, मल्टीप्लाई हुआ 1600 आ गया। वी फाइनल माइनस इनिशियल, ए से सी तक पहुंचे तो सी फाइनल है हमारा, तो वी सी माइनस वी ए इज इक्वल टू 1600। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है, वी ए माइनस वी सी पूछा है उसने, वी ए माइनस वी सी बताओ। तो मैं कहूंगा वी ए माइनस वी सी इसको उल्टा कर दो, वी ए माइनस वी सी माइनस मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर आ जाएगा 1600 वोल्ट, आ गया 1600 वोल्ट। अब देखो कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है, बताओ वी ए माइनस वी बी की वैल्यू बताओ। अब क्वेश्चन यहीं पर पूछ लिया गया कि बताओ वी ए माइनस वी बी बताओ, ये भी पूछा गया मान लो, तो
तो मैं अगर आप थोड़े अकलमंद हो, आपने अगर VA माइनस VC की वैल्यू निकाल ली है तो शायद आपको पता होगा B और C सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट है, मतलब VB इज इक्वल टू VC, देन VA माइनस C की जगह B रख दो, B की जगह C रखो, VC। अच्छा ये दोनों बराबर है, देखो ध्यान से, है ना, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बराबर है, तो VA माइनस VC, VC की जगह क्या रखोगे, VB, बराबर है ये, VB, तो कितना आ जाएगा 1600 वोल्ट। देख सकते हो, थोड़ा सा बस दिमाग चलाना आना चाहिए, आपके देखो आंसर कैसे आराम से निकल आते हैं। ये रहा A और C के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। हालांकि मैं बता दूं, CBSE में थोड़े से इजी प्रॉब्लम आती हैं, मैंने जितने भी अच्छे एग्जामिनेशन में देखा, लेकिन ये क्वेश्चन जो है SL अरोड़ा का है, मतलब कोई एडवांस लेवल की प्रॉब्लम नहीं है कि हमें यार ये CBSE में नहीं पढ़ना है, ऐसा नहीं है। ठीक है, एक आखिरी क्वेश्चन इस टॉपिक से और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सर सर ठीक है, हाँ बेटा। सर वो लास्ट क्वेश्चन एक बार दिखाना। लास्ट क्वेश्चन ये है, सर आपने ना VA माइनस VC की वैल्यू 1600 आ गई और आपको पता है C और B की पोटेंशियल। सर जे कैप इंटू आई कैप 0 होगा ना? I डॉट I 1, अच्छा सर, आई, हाँ ठीक है। ठीक है ना, I डॉट I 1 होता है बेटा। ओके, आगे आ जाते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि बच्चों, अब आप देखेंगे अगली बात यहां पर वो क्या है, देखो कहीं पर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी मेरे को सामने यूं, यूनिफॉर्म फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 200 वोल्ट पर मीटर। ठीक, यहां पर ये XY कोऑर्डिनेट बने हुए हैं, ध्यान देना, ये XY कोऑर्डिनेट ऐसे बने हुए हैं, ये X एक्सिस होता है, समझ गए होगे, ये माइनस X एक्सिस होता है, ये Y एक्सिस होता है ऊपर, और ये होता है माइनस Y एक्सिस। ठीक है बच्चों, ये है ओरिजिन। किसी बंदे ने क्या किया कि यहां पर एक पॉइंट ले लिया 1,2 और एक यहां पर पॉइंट ले लिया -1, -2। इस पॉइंट का नाम A रख दिया और इस पॉइंट का नाम B रख दिया, बोला कि बताओ इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, VA माइनस VB, फाइंड VA माइनस VB। सबसे पहले आपकी नजर कहां जानी चाहिए, मैं आपको बता दूं, यूनिफॉर्म फील्ड है कि नहीं। तो मेरी जैसे ही नजर गई तो यहां पता चला यार फील्ड तो यूनिफॉर्म है। जैसे ही आपने बोला कि यार फील्ड यूनिफॉर्म है, समझ लो मुद्दा सॉल्व हो जाएगा, यहां से हमारी समस्याओं का अंत हो गया। क्योंकि सिंपल यूनिफॉर्म फील्ड में हम लोग सिंपल फॉर्मूला लगा सकते हैं, डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस E वेक्टर डॉट डी वेक्टर। अब आप ये मत देखो कि VA माइनस VB निकाला, वो सब निकल आएगा। अब किसी एक पॉइंट को स्टार्टिंग मान लो और किसी को एक एंड मान लो, तो अगर हम A को स्टार्टिंग मानते हैं और B को एंड मानते हैं तो ये लाइन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये बना देते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, कुछ इस तरह से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनेगा। तो जो D वेक्टर होता है वो बनाया कैसे जाता है, अगर हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हो तो देखो, इनिशियल ये है और फाइनल ये है, तो फाइनल का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट फाइनल वाले का है 1, इनिशियल का कोऑर्डिनेट है -1, तो 1 माइनस ऑफ -1 आई कैप। ये 11th क्लास में सिखाया जाता है। देखो बहुत सारी चीजें बेटा 11th क्लास से चलती, जो वेक्टर चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कहता हूं कि जब मैं वेक्टर पढ़ाऊं 11th क्लास का, चाहो तो आप जो मैं 11th क्लास की क्लास देता हूं उसमें आप मुझसे पूछ लेना, वो वेक्टर जरूर पढ़ लेना भाई साहब। क्योंकि वेक्टर यार जगह जगह घुस जाता है, बच्चों को पता नहीं होता, वो गड़बड़ करने लगते हैं, वो कहते हैं यार मुझे फिजिक्स समझ में नहीं आ रही। क्योंकि फिजिक्स इसलिए समझ नहीं आ रही कि तुम्हें डिफरेंशिएशन नहीं आता, तुम्हें वेक्टर नहीं आता, वहां से तुम्हारी गड़बड़ हो जाती। वो दो चीजें ऐसी हैं, शुरुआत की जो फिजिक्स है ना 11th में सब भूल जाओ, कुछ चीजें छोटी छोटी आनी चाहिए, जैसे टॉर्क निकालना, नेट फोर्स निकालना, इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लिखना,
ये अगर बेसिक चीजें तुम्हें आती है ना, फिर तुम्हें डर नहीं लगेगा। तुम्हें ये जरूरी नहीं कि फ्लूइड आता हो, तुम्हें जरूरी नहीं इलास्टिसिटी आती हो, लेकिन ये बेसिक चीजें हैं। तो देखो जैसे मैंने ए बी वेक्टर बनाना है, तो फाइनल पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1 माइनस ऑफ -1 प्लस जे कोऑर्डिनेट जे कैप। अब आगे क्या लिखोगे, फाइनल का कोऑर्डिनेट 2 माइनस ऑफ -2, तो आ जाएगा ये 1 + 1 2i प्लस 4 जे कैप, दैट इज डी वेक्टर। तो आ गया डी वेक्टर, ये आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी सिंपल लगी हुई है, ऑलरेडी बेचारी की जिंदगी बड़ी आसान है। 200 वोल्ट, 200 वोल्ट पर मीटर अलोंग एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन में ये है। तो अगर आप इनका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर पहले कर लो यहीं पर। डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आई का आई के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 200 × 2 कितना हुआ 400, लेकिन यहाँ जे है नहीं, यहाँ भी नहीं है, तो बस इतना ही आया, ये आ गया हमारा 400। तो अब अगर इस वाली इक्वेशन में पुट करें तो डेल्टा वी इज इक्वल टू -400, और इसको लिख सकते हैं वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। फाइनल का फाइनल है बी पॉइंट, तो वी बी माइनस इनिशियल वी ए इक्वल टू -400। वी ए माइनस वी बी की वैल्यू बताओ। हमें निकाला क्या, वी बी माइनस वी ए, और हमें चाहिए क्या, वी ए माइनस वी बी। हम कहते हैं इसी वजह से पहले क्वेश्चन को समझ लो और आंसर अपने आप ही हमें पता चल जाएगा। देखो हमने उल्टा निकाला है, तो अगर हम इसका वी ए माइनस वी बी चाहिए होगा तो हम लोग प्लस में लिख देंगे प्लस का 400 वोल्ट। अच्छा एक और, आज ये वाली क्लास 7:50 पे लगभग खत्म हो जाती है, तो मैं आपको बता दूं बेटा, एक काम ध्यान रखना मेरी बात। वो बात ये है कि जैसे ही खत्म हो जाएगी तो कुछ अच्छे बच्चे जिनको थोड़ा सा एक थोड़ा और लेवल की प्रॉब्लम चाहिए, क्योंकि मैं सबके साथ वो अन्याय नहीं कर सकता, तो 7:50 के बाद कुछ मतलब 20-25 मिनट की एक क्लास एक्स्ट्रा होगी, जो इसी टॉपिक पे परफेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वाले कुछ प्रॉब्लम है जिनको मैं आपको और करवा दूंगा। वो एडवांस की प्रॉब्लम है, उनका सीबीएसई से कोई लेना देना नहीं, इस वजह से मैंने अभी नहीं करवाई है। तो 7:50 के बाद आप पढ़ने को बोलोगे, मैं उसको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आज ही मतलब 10 मिनट का गैप ले लो, 8 बजे से स्टार्ट कर देंगे। 8 बजे से किसी की क्लास तो नहीं है। देखो जिनको पढ़ना है वो नेसेसरी नहीं है कि आप पढ़ो, क्योंकि सीबीएसई से उसको कोई लेना देना नहीं है, मेंस से भी इवन उसका कोई लेना देना नहीं है, उसका मेडिकल से भी लेना देना नहीं है। तो गिने चुने जिनको इच्छा हो वो प्लीज रेज योर हैंड, ताकि मुझे आइडेंटिफाई होगी इतने बच्चे, बस फिर उन्हीं को पढ़ाएंगे, ठीक है ना, उन चीजों को। तो कितने लोग पढ़ना है तो हाथ उठा दे तो मुझे आइडिया रहेगा। आयुष एक हो गया, फटाफट हाथ उठाएं, ठीक है। जो भी 2-3-4 लोग होंगे उनको, और ये कोई नेसेसरी नहीं है, मैं उसके लिए डांट नहीं रहा हूँ कि क्लास लेना ही लेना ना, आपकी इच्छा होगी वो, ठीक है। तो वी ए माइनस वी बी की वैल्यू 400 वोल्ट आ गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक, सीबीएसई के अगले टॉपिक की ओर, और इस चैप्टर का सबसे आखिरी टॉपिक जिसका नाम है इक्विपोटेंशियल सरफेस। नाम है इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये सीबीएसई का सबसे चहीते टॉपिक में से एक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, यार ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये बताता है ऐसी सरफेस फिजिक्स में, मतलब ये कहेगा ऐसी सरफेस जहां पर पोटेंशियल क्या रहे सेम, अ सरफेस व्हिच हैज इक्वल पोटेंशियल एट ईच एंड एवरी पॉइंट, अ सरफेस which has equal potential at each and every point. On surface, ठीक है। हर एक पॉइंट पर सेम पोटेंशियल हो, ऐसी जगह की बात हो रही है, दैट इज इक्विपोटेंशियल। जैसे एग्जांपल के लिए, यार मैंने एक प्लस क्यू चार्ज लिया मान लो, है ना,
शायद आपको पता हो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है एक चार्ज से Q/R। अगर मैं इससे R दूरी पर एक पॉइंट ले लूं, इससे भी R दूरी पर एक पॉइंट ले लूं, इससे भी R दूरी पर एक पॉइंट ले लूं, और इससे भी R दूरी पर एक पॉइंट ले लूं, तो नो डाउट अबाउट दैट कि इन चारों पॉइंट का पोटेंशियल बराबर होगा। तो अगर मैं इनसे सरफेस पास करवा दूं एक, तो बताओ ये कहीं ना कहीं सरफेस इक्विपोटेंशियल होगी, कारण A, B, C और D चारों पॉइंट इस चार्ज से बराबर दूरी पर है, इसलिए ये वाला चार्ज उसके ऊपर बराबर पोटेंशियल आएगा। दैट्स व्हाई दिस सरफेस इज नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। इस फॉर्मूले से भी हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो एक बच्चे ने कहा सर, अच्छा ये बात बिल्कुल सही कह रहे हो सर आप। एक बच्चे ने कहा सर हम अगर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस बनाए तो यूं बनेगी, यूं बनेगी, यूं बनेगी और यूं बनेगी। तो आप देख सकते हो कि जो पॉजिटिव चार्ज है उससे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस अवे निकल रही थी, तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस था वो स्फीयर शेप का बन गया, ठीक है। जैसे कहीं पर ऐसे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस चल रही हो, ध्यान देना, प्लेन इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड चल रही हो ऐसे। अब मुझे इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है, तो मैं एक ऐसे यहां सरफेस बना दूंगा, इसको इक्विपोटेंशियल बोलूंगा। क्यों बताता हूं मैं आपको। एक्चुअली ये वाला पॉइंट, यहां वाला पॉइंट और यहां वाले पॉइंट में इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, इसका कम और इसका सबसे कम। लेकिन जो इसी लाइन पे पड़ेंगे सारे पॉइंट, जो इसी लाइन पे पड़ेंगे उनका सबका पोटेंशियल सेम होगा, इसलिए ये वाली सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक, ये वाली सरफेस हो जाएगी इक्विपोटेंशियल सरफेस। देख सकते हो ये वाली सरफेस हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गई। इसके ऊपर जितने भी पॉइंट पड़ रहे हैं, ये सारे सेम पोटेंशियल के हैं। अगर इनमें दो कोई भी पॉइंट चूज करो तो उनका पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। अगर मैं कहूं कि सर क्या केवल एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो मेरा आंसर कहेगा नहीं, एक और भी हो सकता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। लुक एट दिस इज आल्सो एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब यहां पर जितने पॉइंट पड़ेंगे उन सबका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम। कि सर एक और बना दो, तो लो ये भी बना देता हूं, लो। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये तीनों ही इक्विपोटेंशियल सरफेस है, लेकिन इसका पोटेंशियल V1, इसका पोटेंशियल V2, इसका पोटेंशियल V3। मतलब यहां पर जितने भी पॉइंट हैं सबका पोटेंशियल V1 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 V1, सबका पोटेंशियल V2 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 V2, यहां V3 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 V3। लेकिन यहां के कोई दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0, यहां के कोई दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस 0, यहां के किसी दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस 0। लेकिन मैंने ये बात बिल्कुल नहीं कही है कि यहां और यहां के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, ये नहीं। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस जरूर है, लेकिन ये अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं है। तो समझना, इसका पोटेंशियल अलग होगा, इसका पोटेंशियल अलग होगा, लेकिन इसके अंदर पड़ने वाले सारे पॉइंट सेम पोटेंशियल के होंगे, इसके अंदर पड़ने वाले सारे पॉइंट सेम पोटेंशियल के होंगे। अगर आपने इस डायग्राम पे नजर डाला हो तो इक्विपोटेंशियल सरफेस दिख रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस के देखो परपेंडिकुलर है। देख लो जितनी भी लाइन ऑफ फोर्सेस बनाए सब परपेंडिकुलर है। ये प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है सारे के सारे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक, जैसे यहां देखो, यहां याद करो हम लोगों ने जब पॉइंट चार्ज से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड खींचना सिखाया था, तो देखो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती थी और मैंने कहा था ये रेडियल फील्ड है, सेंटर से निकल रही है ऐसे, ठीक है, ठीक है। ठीक है, ये सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये वाला भी इक्विपोटेंशियल सरफेस देखो बनाया, ये जो सरफेस बनाया ये इक्विपोटेंशियल इसलिए क्योंकि इसके ऊपर पड़ने वाला हर एक पॉइंट सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि चार्ज से दूरी और चार्ज का अमाउंट हर एक पॉइंट के लिए सेम है, इसलिए इक्विपोटेंशियल है। अच्छा, एक बात समझ में आई कि अगर पॉइंट चार्ज होगा तो इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल होगा, और अगर यूनिफॉर्म फील्ड हो कहीं पर तो इक्विपोटेंशियल सरफेस प्लेन शीट होगी। और अगर कहीं लाइन चार्ज हुआ, लाइन चार्ज वही पुराना, जैसा कि आप जानते हो लाइन चार्ज ऐसा होता है। सर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बनाते हैं हम लोग, बिल्कुल सही बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ही बनाते हैं इसमें हम लोग। ठीक है, तो ऐसे इसका हम लोग सरफेस यूं बना देंगे,
ये आ गया हमारा सरफेस। देख सकते हो यहां पर ये भी सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस है हमारी, यहां भी आपको इक्विपोटेंशियल मिलेंगे। मतलब सीधी सीधी बात, इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप डिसाइड करने के लिए 1 मार्क्स में सीबीएसई का क्वेश्चन आता है। पहला ध्यान देना, अगर पॉइंट चार्ज हुआ तो अगर आपको कुछ कहने लगे सर यही तो आपने गॉसियन सरफेस में पढ़ाया था, बिल्कुल वही है ही एक्चुअली। ठीक है, पॉइंट चार्ज के लिए स्फेरिकल होगा, लाइन चार्ज के लिए सिलेंड्रिकल होगा, लाइन चार्ज के लिए सिलेंड्रिकल होगा, और पॉइंट चार्ज के लिए स्फेरिकल, लाइन चार्ज के लिए सिलेंड्रिकल। और अगर मैं देखूं इनफाइनाइट शीट के लिए प्लेन होंगे। ठीक है, तो ऐसे आता है। जानते हो क्या हुआ था, एक बार ऐसे क्वेश्चन आया, मैं आपको सीबीएसई के कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ इक्विपोटेंशियल सरफेस खींचने वाले। क्वेश्चन में वो लोग झमेला बहुत फैलाते हैं, क्वेश्चन होता है 2 कौड़ी का, लेकिन झमेला को अपना पूरा रायता फैला के मानते हैं। बोला क्वेश्चन में कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस। देखो ये बनाया एक्स एक्सिस, आप भी कहोगे क्या बेवकूफी भरे क्वेश्चन है, लेकिन देखो जरा एक्स वाई जेड एक्सिस। लेकिन बहुत दिनों बाद जब सामने टॉपिक आ जाता है ना, बैंड बज जाती है। ये देखो एक है क्वेश्चन, सीबीएसई का क्वेश्चन क्या था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, मतलब समझ गए होगे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स यूं लगी होंगी, है ना, इधर की तरफ एक्स एक्सिस की तरफ। कह रहा ड्रॉ द 3 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एंड आल्सो डिटरमाइन इट्स प्लेन, मतलब कौन सा प्लेन होगा उनका। ठीक है, अच्छा एक बताओ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्स एक्सिस की तरफ लगेगा तो प्लेन तो यूं हो जाएंगे ना। कोई 3 प्लेन बनाने थे, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। तुम्हें लाइन दिख रही होंगी लेकिन ये है एक्चुअली प्लेन। ठीक है, ठीक, लो 3 हमने प्लेन ड्रॉ कर दिए, ये ड्रॉ करने को आया था। हमने प्लेन क्यों बनाए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जब लाइंस बेटा यूनिफॉर्म होती हैं तो यूं चली जाती हैं यूं। तो अब हमें प्लेन के बारे में इंफॉर्मेशन, 3 प्लेन बना दिए, जब सबसे ज्यादा पोटेंशियल इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा अगर लिखें तो। फिर उसने कहा कि बताओ ये प्लेन किसके पैरेलल है, मतलब ये जो प्लेन हमारा बना है किस प्लेन के पैरेलल है, तो हम कहेंगे वाईजेड प्लेन के पैरेलल है। देखो एक्स एक्सिस पे यूं फील्ड आ रही है यूं, तो प्लेन हमने यूं रखा, दैट इज पैरेलल टू वाईजेड, इस वाले प्लेन की। नाउ इट इज पैरेलल टू, आयुष कुछ पूछना चाहते हो? ठीक है, वाईजेड प्लेन। बताओ, ये सीबीएसई का क्वेश्चन था, मतलब बच्चे को बनाना आना चाहिए तो फिर वो सब कर लेगा। देखो फिर एक क्वेश्चन पूछा गया कि कहीं पर यूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनी है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनी है। कह रहा ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस। अरे भाई ये तभी बना हो सकता है जब यहाँ पर प्लस चार्ज रखा हो। तो प्लस देखो लाइन ऑफ फोर्सेस आर गिविंग कमिंग आउटवर्ड, है ना, बाहर की तरफ आ रही है, इसका मतलब यहाँ का चार्ज पॉजिटिव होगा। तो बनाओगे इक्विपोटेंशियल सरफेस 1 2, देख सकते हो ऐसे 10 बना लो, स्फेरिकल बनती जाएंगी, तो स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाएंगी। स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे बन जाएंगे। ठीक है, अगर इसके उल्टा उल्लू बना दे, ये लो बनाते रहो उल्लू, कितना भी बनाओ, हालांकि उल्लुओं को क्या उल्लू बनाना, लेकिन फिर भी ये, क्योंकि जिसको भगवान ने बना दिया हो उसको हम लोग क्या ही बना सकते हैं। तो बेटा ये देखो यहाँ पर सारे इधर आ गए। अब आपको सरफेस खींचनी तो इधर मत खींचाना, क्योंकि सेंटर ये है, तो रेडियल होने के लिए ये होगा। ये आपको एक जगह और जरूरत पड़ेगी, ये बता दूं पहले, स्फेरिकल है ये यूं बनेगा स्फेरिकल। ठीक है, स्फेरिकल हमने पूरे नहीं बनाया कि पूरा पेज भर जाएगा यार, है ना, कुछ बच्चे इधर बनाने लगते। ये आपको यही चीजें एक बार फिर से जरूरत पड़ेगी, बताऊं कहां, जब आप पढ़ोगे वेव ऑप्टिक्स, तो वहां वेव फ्रंट आएंगे। तो आपने देखा एक चीज कि जितने इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे सर सरफेस वेव्स में होते भी हैं, था ये।
दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है, मतलब उसके ऊपर पड़ने वाले सारे पॉइंट सेम पोटेंशियल के होते हैं। अगर पॉइंट चार्ज है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल होता है, लाइन चार्ज है तो सिलेंड्रिकल होता है। ठीक है, पॉजिटिव 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 ऐसे। अगर यूनिफॉर्म फील्ड और प्लेट बहुत ही लंबाई की बहुत ज्यादा मतलब लेंथ विड्थ साइज की है, ये ऐसे बनेगी। तो अगर इससे लाइन ऑफ फोर्सेस यूं बनेगी तो फिर तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हमें बनाने में शर्म थोड़ा ना आएगी, वो तो यूं ही बन जाएगी यार। बोलो, दूसरा यूं बन जाएगा लो, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ फोर्सेस। तो आई होप आपको ये इक्विपोटेंशियल सरफेस अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या है और पॉइंट सोर्स चार्ज के हिसाब से उसका शेप क्या होता है। ठीक है, अब बात आती है इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज, सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस की, इलेक्ट्रिक लाइन, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ फोर्सेस, ऑलवेज perpendicular to the line of forces। आप देखना इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा लाइन ऑफ फोर्सेस के परपेंडिकुलर ही मिलेगी। साहब ऐसा क्यों है, अगर लाइन ऑफ फोर्सेस के परपेंडिकुलर ना मिले तो क्या? और यही क्वेश्चन सीबीएसई को दिलो जान से पसंद है, बहुत पसंद है सीबीएसई को ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में। वाई इक्विपोटेंशियल सरफेस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ फोर्सेस, क्यों? ये बात चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले दूसरी प्रॉपर्टी, नो वर्क डन इज रिक्वायर्ड, नो वर्क डन is required to move a charge from one point to other। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करवाने के लिए कितने वर्कडन नहीं करना पड़ता है कि पोटेंशियल सरफेस में, क्यों? देखो, जैसे मान लो यही है सरफेस एक ही पोटेंशियल है, तो मैं ऐसे समझाता हूँ, ये इक्वी पोटेंशियल अगर सरफेस है तो इसके ऊपर मान लो एक पॉइंट ए है, बी है, उनका पोटेंशियल तो सेम होगा आपके हिसाब से, बी ए वी बी बराबर होगा। और अगर हम किसी चार्ज को यहां से यहां मूव करवाएं तो वर्क डन का फॉर्मूला जो मैंने पढ़ा है वो होता है क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी। ये फॉर्मूला मैंने पढ़ा है, क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी। क्यू नॉट वो चार्ज है जिसको मूव करवाना है ए से बी, क्यू नॉट वो चार्ज है जिसको मूव करवाना है ए से बी, और डेल्टा वी जो है वो बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस है। तो कहीं ना कहीं वर्क डन जो हो जाएगा क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी, हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल। बच्चे आप बताओ, ए से बी जा रहे हो तो बी फाइनल हो गया, ए इनिशियल हो गया, तो फाइनल माइनस इनिशियल यहां सब्ट्रैक्ट करोगे तो वर्क डन क्या आ जाएगा? 0। इसका मतलब आपको कोई वर्क डन ही नहीं करना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको कोई भी वर्क डन की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, नो वर्क डन इज रिक्वायर्ड, मतलब इक्वी पोटेंशियल सरफेस में किसी चार्ज पार्टिकल को वन पॉइंट से अनदर पॉइंट ले जाने में कोई वर्क डन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर अभी क्लास खत्म हो जाती है तो आप ध्यान रखना, 10 मिनट्स के गैप के बाद 8:05 पे आपको जो थोड़ी सी कुछ एडवांस लेवल की प्रॉब्लम है उन पे मैं डिस्कशन करूंगा। तो पहली प्रॉपर्टी क्या थी? ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। दूसरा, कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस में आपको वर्क डन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तीसरा देखो, तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड, they cannot intersect each other।
ठीक है, दे कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को कट नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे मान लो दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को अगर हम कट कर जाएं, तो मान लो इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है, तो जहां पर कट कर जाएंगे इन दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम।